गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे पास फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका कोल्ड वॉर जो पहला चैप्टर है हम लोग उसको शुरू किए थे और जो पार्ट वाइज वीडियो बनाए थे उसमें उस चैप्टर को ख़त्म कर दिए थे। और जैसा कि हम बताए थे कि जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जो पार्ट वाइज टॉपिक वाइज जब हम वीडियो बनाते हैं तो अलग अलग पार्ट्स में हर एक टॉपिक को कवर करते हुए इसको ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन एक रिवीजन वीडियो भी बनाना हमको, और उस रिवीजन वीडियो में एक वीडियो में कंप्लीट पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और वही आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा रिवीजन वीडियो होगा, कोल्ड वॉर का रिवीजन वीडियो। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड के नज़रिए से, कंपटीशन के नज़रिए से, वो भी हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा कोल्ड वॉर का रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। कोल्ड वॉर को समझाने से पहले हम लोगों को समझाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, और कैसे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म होना ही कोल्ड वॉर की शुरुआत कहलाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 हुआ। दोनों वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच लड़ी गई, और एलाइड पावर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर और सेंट्रल पावर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर और एक्सिस पावर था। दोनों वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर की ही जीत होती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म होता है वो ड्रामेटिक तरीके से होता है। अमेरिका जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराता है, जिस शहर का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है। अमेरिका जो बॉम्ब गिराता है, तो अमेरिका जापान के 2 शहरों पर जो बॉम्ब गिराता है, तो अमेरिका के इस स्टेप्स का जो है पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही होना था, ठीक है, और अमेरिका को जापान के शहरों पर बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए। लेकिन अमेरिका उसका जवाब देता है, और अमेरिका अपने फेवर में, अपने बचाव में कहता है कि चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लंबा खिंच रहा था और हम चाहते थे कि वॉर जल्दी ख़त्म हो और ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इसीलिए जो है हम बॉम्ब गिरा करके जल्दी से जल्दी वॉर को ख़त्म कर दिए। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का मकसद होता है। क्या मकसद होता है? अमेरिका पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता रहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते हमारे मुकाबले की कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से एक और कंट्री होती है जो यूएसएसआर, जो रशिया उसमें एक कंट्री थी, बाकी और 14 कंट्रीज़ थी। तो यूएसएसआर को अमेरिका के इस कदम से उसको अपने एग्जिस्टेंस पर ख़तरा नज़र आता है। क्यों? यूएसएसआर भी चाहती रहती है, यूएसएसआर अमेरिका को चैलेंज करना चाहती है, ये पूरी दुनिया को वो जवाब देना चाहती है या दिखाना चाहती है कि अमेरिका अकेली जो है पावरफुल नहीं बची है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम भी उसके मुकाबले के बचे हुए हैं। और दोनों के बीच, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक टेंशन शुरू हो जाता है, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत बार देखते हैं कि दोनों आमने सामने थी, बहुत बार दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है ये, लेकिन एक्चुअल में कोई वॉर नहीं होता है। ये सीरीज ऑफ टेंशन है, कंपटीशन है, कन्फ्रंटेशन है यूएस और यूएसएसआर के बीच, जो 1945 से लेकर के और 1991 तक चला। इसी पीरियड को हम जो है कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ टेंशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर backed by their respective allies। याद रखना है, इसको हॉट वॉर नहीं कहा गया, कोल्ड वॉर इसका नाम ही है। क्यों? क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत तरीके की टेंशन थी दोनों के बीच, दोनों में कंपटीशन था। हम सुपर पावर हैं तो हम सुपर पावर हैं, हमारे पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए तो हमारे पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए, और दोनों के बीच कंपटीशन भी रहता, दोनों का आमने सामने होती है बहुत बार। इसी को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। तो ये था हमारा कोल्ड वॉर। लेकिन कोल्ड वॉर के पीछे एक और टॉपिक आ जाता है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। आखिर दोनों जो है वो आमने सामने थी, कंपटीशन था, कन्फ्रंटेशन था, लेकिन दोनों आखिर लड़ क्यों नहीं रही थी? डिटरेंस मतलब होता है रुकावट। तो आखिर रुकी क्यों हुई थी, वॉर क्यों नहीं लड़ रही थी दोनों? तो उसके पीछे लॉजिक ऑफ डिटरेंस में ये कहना है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस ये है कि दोनों कंट्री को ये बात अच्छे से पता था कि हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिससे बहुत
तबाही हो सकती है, जितना कैपेसिटी का बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराई गई थी, जितनी तबाही हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी, उससे 10 गुना कैपेसिटी का, 1000 गुना कैपेसिटी का जो है, 10 गुना तो सॉरी 10 गुना कह दिए हम, लेकिन 1000 गुना कैपेसिटी से भी ज़्यादा का जो है इन लोगों के पास जो है ना बॉम्ब थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थे, एटॉमिक बॉम्ब थे। ठीक है, जिससे अगर वॉर होता तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती और इतनी तबाही और बर्बादी होती, ठीक, कि विनर कौन है लूज़र कौन है ये कह पाना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से दोनों जो है वो लड़ नहीं रहे थे। इसी को हम लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को समझना है कि रीज़न ऑफ कोल्ड वॉर का वजह क्या था। तो रीज़न ऑफ कोल्ड वॉर में हम देखते हैं, रीज़न ऑफ कोल्ड वॉर वगैरह सबसे ही जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं लॉजिक ऑफ डिटरेंस से भी जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। पूरी दुनिया और कोई वॉर वगैरह नहीं चाहती रहती है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आने लगा कि वॉर से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, वॉर से नुकसान ही है। किसी के 1000 लोग मारे गए या किसी के 1 लाख लोग मारे गए, लेकिन मारे तो दोनों के गए। दोनों का इकोनॉमिक लॉस हुआ, दोनों का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हुआ, दोनों का जो है नुकसान होता ही होता है। ठीक है, वॉर कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये पूरी दुनिया में नज़रिया बनने लगा था। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और लंबा चल गया, 6 ईयर चल गया, उसमें और ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई। तो 2 वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया परेशानी थी, कोई नया वॉर नहीं चाहती थी। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जो ख़त्म होता है वो हिरोशिमा नागासाकी, अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा देती है। ठीक है, और इस वजह से अब यूएसएसआर को अपने एग्जिस्टेंस पर ख़तरा नज़र आने लगता है। ये थर्ड पॉइंट में लिखना है। और यूएसएसआर जो है अमेरिका का कंपटीशन करने के लिए, अमेरिका को कम्बैट करने के लिए वो अपना जो है वो प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर देती है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स जो वगैरह जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच एक रेस शुरू हो जाता है, रेस ऑफ सुपर पावर का, रेस ऑफ आर्मामेंट का। ठीक है, इसके अलावा चौथा रीज़न जो है, चौथे रीज़न में है कि दोनों के बीच, यूएस और यूएसएसआर के बीच ऑलरेडी पहले से भी जो है ना कहीं आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किस बात का था? इकोनॉमिक मॉडल को लेकर के था, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के था। अमेरिका जो है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम अपनाई हुई थी और जो है यूएसएसआर सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम अपनाई हुई थी, और दोनों कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों एक दूसरे की उल्टा है। ठीक है, जो हम लोग जो टॉपिक वाइज जो वीडियो बनाए थे वहाँ पर बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कैसे दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, और जो है ना कैपिटलिज्म में क्या सब है, कि क्या फ़ायदा है, और जो है सोशलिज्म का क्या फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोनों के बीच अमेरिका कैपिटलिज्म और यूएसएसआर सोशलिज्म, और अमेरिका और यूएसएसआर दोनों चाहती थी कि हमारे, दोनों का कहना था कि हमारे इकोनॉमिक मॉडल बेहतर है, पूरी दुनिया की कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो है इसको अपनाए, और जो है ना यूएसएसआर का कहना था कि सोशलिज्म बेहतर है, पूरी दुनिया की कंट्रीज को अपनाए। तो ऑलरेडी पहले से दोनों के बीच कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट था, जिसको हम आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। यूएस और यूएसएसआर के बीच कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को की वजह से था। और इसी सब कोल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिक मॉडल को लेकर के और कहीं ना कहीं इन सब आइडियोलॉजी को लेकर के पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के दौरान 2 ग्रुप में बटी होती है। ठीक है, बहुत सारे अलाइंसेस बनते हैं। ठीक है, जिस अलाइंसेस को वेस्टर्न अलाइंस और ईस्टर्न अलाइंस कहा गया। वेस्टर्न अलाइंस को लीड कर रहा था अमेरिका और ईस्टर्न अलाइंस को लीड कर रहा था यूएसएसआर। और ये सब जो अलाइंसेस बने थे, इन सब अलाइंसेस में बहुत यूरोप में ये देखा जाता है कि यूरोप की कंट्रीज़ भी 2 ग्रुप में बटी हुई थी, और यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप जो है अमेरिका के फेवर में है, और ईस्टर्न यूरोप जो है वो यूएसएसआर के फेवर में है। यूरोप ही नहीं, यूरोप की जो कंट्री है एक जर्मनी में भी एक कंट्री में लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। वेस्टर्न जर्मनी के लोग यूएसएसआर अमेरिका को फेवर कर रहे हैं, और ईस्टर्न जर्मनी के लोग जो है यूएसएसआर को फेवर कर रहे हैं। हद तो तब हो गई कि जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन में भी लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। आधे बर्लिन के लोग जो है अमेरिका के साथ हैं, और आधे बर्लिन
बर्लिन के लोग जो है वो यूएसएसआर के साथ हैं, और अगर अमेरिका और यूएसएसआर में डिवीज़न है तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इकोनॉमिक मॉडल को लेकर के भी डिवीज़न है। और बर्लिन को कंप्लीट देखा जाता है कि बांट लिया जाता है, बीचों बीच बर्लिन की दीवार खींच दी जाती है और बर्लिन को बांट लिया जाता है, उसी को बर्लिन की दीवार कही जाती है। ठीक है, 1961 में बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी कि इस दीवार के उस तरफ जो है कैपिटलिज्म वाले लोग और दीवार के इस तरफ सोशलिज्म वाले लोग। कंप्लीट ईंट की दीवार होती है जिसको कंक्रीट दीवार कही जाती है, और इसी को आयरन कर्टन भी कहा गया। आयरन कर्टन इसलिए कहा गया है क्योंकि ईंट की दीवार थी, जो कंक्रीट की दीवार थी, वो ओपैकी होता है और आयरन भी ओपैकी होता है कि लोगों का मूवमेंट इस तरफ से उस तरफ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से इसको आयरन कर्टन। तो बर्लिन की दीवार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1961 में बनाई गई थी। 150 किलोमीटर लॉन्ग दीवार थी, 28 ईयर्स जो है रही, और 1989 में ये दीवार तोड़ दी जाती है। और कहीं ना कहीं जब देखते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की निशानी पर अगर पूछी जाती है तो बर्लिन की दीवार का टूटना भी है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, वो हमारा टॉपिक है एंड ऑफ बाइपोलरिटी जो चैप्टर है, वहाँ पर भी ये आएगा, बर्लिन की दीवार टूटने से रिलेटेड जो भी बात है वहाँ पर है। तो हम क्या देखते हैं कि यूरोप दो पार्ट में बटा हुआ है, जर्मनी दो पार्ट में बटा हुआ है, जर्मनी का जो कैपिटल बर्लिन भी दो पार्ट में बटा हुआ है, और दोनों में एक जो है इंटेंस कंपटीशन है दोनों के बीच, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के बीच। तो इसी सब दौरान छोटे छोटे अलायंसेज हैं जिसका अलग से नाम है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा अलायंसेज है तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे अलायंसेज बने थे, वेस्टर्न अलायंसेज, ईस्टर्न अलायंसेज, तो बताया वेस्टर्न अलायंस को अमेरिका लीड कर रहा था, ईस्टर्न अलायंस को यूएसए लीड कर रहा था। जो और भी अलायंसेज बनते हैं जिसका नाम है नाटो है, सीटो है, सेंटो है। ठीक है, नाटो इंपॉर्टेंट है, नाटो के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बनाई गई थी, और नाटो को लीड कर रहा था यूएसए, अमेरिका। तो ये याद रखना है, नाटो अमेरिका का अलायंस था। ये 12 कंट्रीज़ का एसोसिएशन था जिसका मकसद था कि हम 12 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्रीज़ पर कोई बाहरी हमला होता है, अटैक होता है या इन्वेजन होता है, तो हम 12 के 12 ये समझेंगे कि हम सब पर हमला हुआ है और हम सभी मिल करके रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। अप्रैल 1949 में नाटो बनाई गई थी। नाटो के बाद सीटो बनती है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद रखना है। इसका भी फुल फॉर्म, सेंटो का भी फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CEN से सेंट्रल हो जाएगा, ये ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो, सीटो, सेंटो, ये सभी जो है यूएसए का अलायंस था, मतलब वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा था। तो इन सब के कंपेरिजन में, इसके मुकाबले में, इसके कंपटीशन में यूएसएसआर भी अलायंस बनाता है, जिस अलायंस का नाम होता है वार्सा पैक्ट। यहाँ पे लिखना भूल गए, वार्सा पैक्ट। ये 1955 में बनाया जाता और वार्सा पैक्ट को लीड कौन कर रहा होता? यूएसएसआर लीड कर रहा होता। वार्सा पैक्ट का जो है वो मकसद क्या होता है वार्सा पैक्ट बनाने का? तो वार्सा पैक्ट साइन करने का ये मकसद होता है कि यूरोप में, ठीक है, जो नाटो की फोर्सेस है उसको काउंटर करना, उसका मुकाबला करना। तो कहीं ना कहीं पावर बैलेंस तो करेगी ना यूएसएसआर, दोनों में कंपटीशन है तो बराबरी के मुकाबला करेगी। तो ये वार्सा पैक्ट जो है वो किसका अलायंस होता है? यूएसएसआर बनाती है, यूएसएसआर का अलायंस है। इसके अलावा जो है यूएसएसआर इराक और चाइना से भी अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। याद रखिएगा, इराक पहले जो है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एशिया की कंट्री से ये की गई थी। तो पहले सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब अमेरिका का हिस्सा था, और जो बाद में इराक जो है इसके तरफ यूएसएसआर के फेवर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब अलायंसेस वगैरह सब बने थे बहुत सारे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत हम ये भी बताना चाहेंगे, ये टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आखिर जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो अमेरिका और यूएसएसआर के साथ जो है अलायंस को क्यों ज्वाइन कर रही थी, या फिर अमेरिका और यूएसएसआर को इन जो है छोटे कंट्रीज़, स्मॉल कंट्रीज़ से जो है क्या फ़ायदा था कि अपने अलायंस में इनको जो है वो जोड़ रही थी। तो उसके पीछे हम वजह बताना चाहेंगे कि स्मॉल कंट्रीज़ अगर जो है वो बड़े कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका और यूएसएसआर के साथ अलायंस में अगर जाती है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बड़ी कंट्री उसकी हिफाजत करेगी, उसको जो है वो वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, उसको फाइनेंशियल एड देगी, और जो है ना इस तरीके से जो है स्मॉल कंट्रीज़ को ये सब फ़ायदा है। और जो है ना बड़ी कंट्रीज़ क्यों चाहती थी छोटी छोटी कंट्रीज़ उसके अलायंस में आए, तो बड़ी कंट्री को ये फ़ायदा
फ़ायदा था। बड़ी कंट्री इन सब छोटे कंट्रीज़ के जो है टेरिटरीज़ को वो इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, वहाँ पर अपनी फ़ौज डिप्लॉय कर सकती है, वहाँ पर अपने वेपन्स वगैरह सब इंस्टॉल कर सकती है, उसके टेरिटरी को अपने एनिमी टेरिटरी पर, ठीक है, अपनी एनिमी कंट्रीज़ के टेरिटरी पर या एनिमी पर स्पाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब नेचुरल रिसोर्सेज को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बड़ी कंट्री को भी फ़ायदा था, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का एक फ़ायदा था। तो दोनों को फ़ायदा था, स्मॉल कंट्रीज़ को भी और बिग कंट्रीज़ को भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत बड़ी अलायंस जो है वो बनती गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर हमारा टॉपिक है कि हम जो देखें कोल्ड वॉर के दौरान जो है यूएस और यूएसएसआर में 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वॉर चला। बहुत बार दोनों आमने सामने थी, दोनों के बीच कंपटीशन और टेंशन सब था। तो कहाँ पर दोनों आमने सामने थी, आखिर कहाँ कहाँ पर वो हमको दिखाई देता। तो इसी टॉपिक को एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, एरिनाज मीन्स एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ कोल्ड वॉर, कहाँ कहाँ पर दोनों कंट्रीज़ जो है वो आमने सामने थी, यूएस और यूएसएसआर। तो हम देखते हैं वियतनाम में थी, ठीक है, इसके अलावा कोरियन क्राइसिस में थी, इसके अलावा कॉन्गो क्राइसिस में थी, इन सब बहुत सारे, इसके अलावा क्यूबा में थी, अफगानिस्तान पर इन्वेजन हुआ था तब भी था, ठीक है। तो इन सारे जगहों पर कहाँ कहाँ पर, तो कोरियन में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ रही थी, नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रही है और साउथ कोरिया को जो है ना यूएसए सपोर्ट कर रही है। टेंशन का जो है माहौल बना हुआ है दोनों के बीच, लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, और दोनों लड़ रहे हैं, यूएस और यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा वियतनाम वॉर के में अमेरिका जो है वियतनाम पर इन्वेड कर देती है, अपनी फौज भेज देती है, यूएसएसआर उसके खिलाफ होता है। अफगानिस्तान पे जो है यूएसएसआर इन्वेजन कर देती है 1979 में, और फिर जो है ना उस इन्वेजन के खिलाफ जो है वो अमेरिका रहता है। ऐसे ही कॉन्गो क्राइसिस हुआ। लेकिन इन सब सारे जो है एरिनाज में से जो सबसे बड़ा क्राइसिस था, सबसे जो है जिसको हम कोल्ड वॉर का क्लाइमैक्स कहते हैं, सबसे टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन का जो दौर था, ठीक है, या इवेंट था, उसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। यह है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ। डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था क्या। क्यूबा एक छोटी सी जो है वो आइलैंड कंट्री है। ये अमेरिका के कोस्ट के पास है, मतलब अमेरिका के तट के किनारे है। अगर हम मैप पर देखें तो ये अटलांटिक ओशियन में, तो देखा जाए यूएसएसआर से काफ़ी दूर है और अमेरिका का नेबर कंट्री है। लेकिन जो है ना ये कोल्ड वॉर के दौरान एलाई होती है किसकी, यूएसएसआर की। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म और कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल वगैरह अपनाया हुआ होगा, ठीक है। तो निकिता क्रूश्चेव 1962 में, जो कि यूएसएसआर का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी होता है जिसको महासचिव कहते हैं, वो ये इरादा करता है कि हम क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह इंस्टॉल करके रखें कि आने वाले दिनों में अगर हमारा अमेरिका से वॉर शुरू होता है तो हम उस न्यूक्लियर वेपन को जो है वो से अटैक कर सकें अमेरिका पर। और अगर क्यूबा से हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करते हैं, ठीक है, अमेरिका पर छोड़ते हैं, तो अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को हम तबाह कर सकते हैं। इस मकसद से निकिता क्रूश्चेव 1962 में वो इरादा करती है वहाँ पे जो है न्यूक्लियर, क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लगाने का, इंस्टॉल करने का। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इस बात का खबर लग जाता है, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है जॉन एफ कैनेडी, ये नाम सब याद रखना। निकिता क्रूश्चेव यूएसएसआर का जनरल सेक्रेटरी था, और जो है जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसी दौर में। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट को, अमेरिका को जब पता चलता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अपने नेवी को एक जो है ऑर्डर करती है कि यूएसएसआर के तरफ से जितनी भी जहाज़ें आ रही है क्यूबा की तरफ, उसको रास्ते में अटलांटिक ओशियन में रोक लिया जाए, एज ए वार्निंग के तौर पर कि जब तक जो है यूएसएसआर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन क्यूबा से नहीं हटाता है तब तक उसकी जहाज़ें वगैरह नहीं छोड़ी जाएगी। दोनों कंट्री, या तो हम अमेरिका की बात करें या यूएसएसआर की बात करें, दोनों वॉर नहीं चाहता था, ठीक है। इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जॉन एफ कैनेडी एहतियात के तौर पर प्रिकॉशनरी स्टेप उठाता है, ठीक है। तो जब यूएसएसआर की जहाज़ को अमेरिकन नेवल पावर या नेवल फोर्सेस जो थी वो अटलांटिक ओशियन में यूएसएसआर की जहाज़ को रोक ली जाती है, हाईजैक कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है,
जाता है एज ए वार्निंग के तौर पर कि जब तक जब तक तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हटाते हो क्यूबा से तब तक तुम्हारी जहाज़ नहीं छोड़ी जाएगी। तो एक टेंशन टाइप का माहौल बना रहता है। लगता है कि यूएसएसआर की जहाज़ को अमेरिका जो है वो हाईजैक कर लिया है, तो अब यूएसएसआर अमेरिका पर हमला कर देगा, अब जो है थर्ड वर्ल्ड मतलब नया वॉर जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन टेंशन का माहौल बना हुआ था और ये टेंशन का माहौल बन करके रह गया। 2-3 हफ्ते बाद यूएसएसआर वहाँ से जो है न्यूक्लियर वेपन हटा लेती है क्यूबा से और जो है ना इस तरीके से टेंशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो टेंशन का दौर था, ठीक है, क्यूबा में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की वजह से था, इसीलिए इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है और ये इवेंट 1962 का है और ये कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा इवेंट है, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर का क्लाइमैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हम लोग तो देख लिए कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बटी हुई थी, बहुत सारे अलाइंसेस वगैरह सब बने, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, ये सब हम देखे ही। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें साथ साथ हो रही थी, जो नए नए इवेंट जो है वो इमर्ज हो रहे थे, जो हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़, ये अगर हम अमेरिका और यूएसएसआर की बात करें तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रही थी और सुपर पावर, और दोनों में कंपटीशन और रेस वगैरह सब था। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी थी जो अफ्रीका और जो है ना एशिया की कंट्री सब थी, जिन पर बाहरी हुकूमत का जो कॉलोनियल कंट्रोल था, बाहरी हुकूमतों का कब्ज़ा था, ये सब ग़ुलाम थी। और इसी दौरान जो है ये सब भी कहीं ना कहीं आज़ाद हो रही थी। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आज़ाद हुआ, फिर चीन में जो है चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ या फिर इंडोनेशिया वगैरह सब जो है वो आज़ाद होना शुरू हुआ। तो ये सब कंट्रीज़ जब आज़ाद हुई तो इन सब कंट्रीज़ के पास एक चैलेंजेस था कि हम क्या करें। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, जब पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बटी हुई, अमेरिका और यूएसएसआर, तो हम इस दौर में हम क्या करें, हम अमेरिका के साथ हो जाए या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या अमेरिका का इकोनॉमिक मॉडल अपनाए या यूएसएसआर का अपनाए। तो इन लोगों में से जो 5 कंट्री थी, 5 कंट्री अपनी सूझबूझ दिखाती है और सूझबूझ दिखा करके एक नई ग्रुप बनाती है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया नैम और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इन लोगों का कहना था कि ना ही हम यूएसए को ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही हम यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम जो है हमारा नॉन अलाइनमेंट, हमारा झुकाव ना इसके तरफ है ना ही हम इसके तरफ है। और बहुत सारी कंट्रीज़ को भी हम ये बात बताएंगे कि ये सब अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम इन लोगों के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी इनके इन्फ्लुएंस में हो जाएगी, ठीक है, और हमारे साथ कहीं ना कहीं एक मुसीबत से निकले और एक गुलामी से बाहर आज़ाद हुए, दूसरी गुलामी में फंसने वाली बात हो जाएगी। ये 5 कंट्री कौन कौन थी, इसका आप लोगों को नाम याद रखना है, ठीक है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, घाना है और इंडोनेशिया। ये 5 कंट्री फाउंडिंग मेंबर में थी। और फाउंडिंग भी कैसे होती है, तो अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होता है। अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस मतलब अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की ग्रुपिंग कर रही होती है कि हम लोगों की हालत अमेरिका और यूएसएसआर से बिल्कुल अलग है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेकिन हम अभी जस्ट आज़ाद हुए हैं, हमारे यहाँ गरीबी है, इलिटरेसी है, इनइक्वलिटीज़ है और भी बहुत तरीके की डिस्पैरिटीज़ जिसको कमी और खामियाँ कहते हैं, और हमको इन सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारी ये हालत है कि हम जो ना मतलब अमेरिका और यूएसएसआर के साथ रेस ऑफ आर्मामेंट और या रेस ऑफ सुपरमेसी का जो है वो हिस्सा बने, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज नैम बनाती है। तो नैम का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस का एक मीटिंग होता है, ठीक है, बांदुंग इंडोनेशिया में है 1955 में। वहीं पर ये सब कंट्रीज जो है इरादा करती है और फॉर्मेशन होता है 1961 में बेलग्रेड में, और वहीं पर नैम की पहली समिट भी होती है 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ, यूगोस्लाविया, ठीक है। तो इंडोनेशिया यहाँ 2 बार लिख दिए, तो ये याद रखना, इंडोनेशिया तो 2 बार, ये यहाँ यूगोस्लाविया होगा, ठीक है, यूगोस्लाविया होगा। तो ये 5 कंट्री हो जाएगी, ठीक है, यूगोस्लाविया। तो ये 5 कंट्री थी। तो यूगोस्लाविया में जो बेलग्रेड है वहाँ पर 1961 में नैम की जो है वो पहली समिट वहाँ पर होती है, ठीक है। और इसका नैम का मकसद क्या था, तो नैम का मकसद, सबसे पहला मकसद था कि हम दोनों कोल्ड वॉर के दौरान दोनों अलायंसेज में से किसी भी अलायंसेज को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ जो आज़ाद हो रही है हम उस सब को भी समझाएंगे कि आप जो है ना ही यूएसएसआर के साथ जाएँ ना ही यूएसए के साथ जाएँ, ये दोनों अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं, हमारी हालत वैसी नहीं है। इसके
अलावा अभी भी जो सब कंट्रीज़ ग़ुलाम हैं, जिन कंट्रीज़ पर अभी भी कोलोनाइजेशन या फिर जो है ना बाहरी कंट्रोल है, तो उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे और कि हमारे यहाँ ये जितनी भी डिस्पैरिटीज़ है, इन सब डिस्पैरिटीज़ को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये नैम और नैम का ऑब्जेक्टिव था। नैम के बारे में और कहा जाता है कि ये थर्ड वर्ल्ड था, ठीक है, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड था। क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड किसको कहा गया? अमेरिका को कहा गया, या अमेरिका के साथ जितने भी अलायंसेस थे उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया। सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथ जितने भी अलायंस थे उसके साथ, ठीक है। लेकिन ये सब जो है एक तीसरा ग्रुप था, ठीक है, ना ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड के साथ था, ना ही सेकेंड वर्ल्ड के साथ था, तो और ना ही इनकी हालत उन लोगों की जैसी थी। तो यहाँ पर गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी, तो कहा गया ये तीसरी दुनिया, तो थर्ड वर्ल्ड नैम को कहा गया। नैम के बारे में आता है क्वेश्चन, नैम वॉज नॉट एन आइसोलेशन नॉट अ न्यूट्रलिटी, और इसको जो है डिफाइन करना है कि कैसे, इसको जस्टिफाई करना है कि नैम कैसे ना ही आइसोलेशन था और ना ही न्यूट्रलिटी था। तो देखिए नैम नाम से तो ऐसा लग रहा है कि नैम जो है आइसोलेशन है या न्यूट्रलिटी है, ना ही हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं ना ही हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, हम आइसोलेट रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है, कि बस ये है कि ना ही हम कंपटीशन, ये जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच है, हम इन दोनों के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों से अलग हैं। लेकिन ये नहीं था कि हम इन दोनों से अलग, कहने का मतलब बिल्कुल पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे हम किनारा कशी कर लेंगे, एकदम आइसोलेट हो जाएंगे या न्यूट्रल रहेंगे कि ना ही तुम गलत हो, ना ही तुम गलत हो, ना ही तुम सही हो, ना ही तुम सही हो, नहीं, ठीक है, कि हम इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन नैम का मकसद था कि हम जो है इन दोनों कंट्रीज़ को, इन दोनों अलायंसेस को, मतलब यूएस और यूएसएसआर और इसके अलायंसेस को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो लोगों के बीच जो एनिमिटी है, इस एनिमिटी को ख़त्म कर दीजिए और जल्द से जल्द कोल्ड वॉर ख़त्म कीजिए, ठीक है। जिसका एक जो है एग्जाम्पल दिखाई भी देता है कि कोरियन क्राइसिस के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, किस चीज़ के लिए? कोरियन क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वहाँ पर वाहवाही होती है, ठीक है। तो और इंडोनेशिया के फ्रीडम के लिए भी आवाज़ उठाया, इंडोनेशिया को फ्रीडम में मिली। तो नैम बिल्कुल आइसोलेशन नहीं था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है और जो है हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, नहीं, एक्टिवली जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले किया नैम की कंट्रीज़, और बिल्कुल आइसोलेशन नहीं था, ठीक है, एक्टिवली रोल प्ले किया, कोल्ड वॉर की एनिमिटी को ख़त्म कराने की कोशिश किया, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल भी नहीं था बहुत सारे जगह पर। लेकिन नैम की जो क्रिटिसिज्म भी होती है, नैम की क्रिटिसिज्म तब होती है जब 1972 में इंडिया जो है वो यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आपको डिटेल में जाना हो तो अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं, इसको हमको शॉर्ट रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो 1972 में इंडिया जब फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर से साइन करता है तो इंडिया की क्रिटिसिज्म होती है और इंडिया जो है जवाब देता है अपने जो है कि क्रिटिसिज्म ये होती है कि नैम की जो इंडिया की जो प्रिंसिपल थी, जो है सिद्धांत था, रूल था नैम का, कि वो जो है मतलब अनप्रिंसिपल्ड था, ठीक है। क्यों? कहा कि ना ही हम इसके साथ हैं, ना ही हम इसके साथ हैं, ना ही यूएस के साथ हैं, ना ही यूएसएसआर के साथ हैं, लेकिन ये यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन कर लिया। तो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो जवाब देती है कि अगर हम यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किए हैं तो इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के साथ या और भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ नहीं कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसके साथ भी अलायंस करेंगे। तो ये नैम पर जो है क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन नैम के साथ साथ देखते हैं नैम में कैसी कंट्रीज़ होती है। नैम में वो सब कंट्रीज़ होती है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है। अभी हाल फिलहाल में ये सब आज़ाद हुई है, इसके यहाँ गरीबी है, इलिटरेसी है, भुखमरी है, ठीक है। पूरी दुनिया की जब ये ग्रुपिंग आगे काम करनी शुरू कर देती है, नैम अपने काम करने शुरू कर देते हैं, तो पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का इन पर नज़र पड़ता है और यूएन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक जो है मीटिंग बुलाती है, कॉन्फ्रेंस बुलाती है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था अंगटैड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंगटैड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसको जो है वो जो अंगटैड जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, जिस रिपोर्ट का नाम होता है टुवर्ड्स न्यू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट का क्या टाइटल होता है? टुवर्ड्स न्यू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कुछ रिकमेंडेशन की जाती है। कुछ रिकमेंडेशन ये होता है कि
LDC ये सब जो कंट्रीज़ है, ये सब जो है ना लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये सब गरीब कंट्रीज़ है, इन सब के यहाँ जो है इन सब का जो है पहले काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा गया। और ये कहा गया ये पूरी दुनिया में एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। मतलब देखा जाए तो जो वेस्टर्न अलायंस है, ईस्टर्न अलायंस है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज सब है, लेकिन अगर इनके वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस इन सब कंट्रीज़ के मुकाबले अगर जो है नाम की कंट्रीज़ को हम देखते हैं तो इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। तो ये एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर है, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया नियो। तो नियो किसको कहा गया? नाम की कंट्रीज़ को कहा गया। नियो का फुल फॉर्म क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो कहा गया, ठीक है। और नियो की कंट्रीज़ के लिए भी अंकटैड जो है वो कॉन्फ्रेंस हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और वहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिस रिपोर्ट का टाइटल था टुवर्ड्स न्यू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और उस रिपोर्ट में 4 रिकमेंडेशन था। सबसे पहला रिकमेंडेशन था जितनी भी LDCs कंट्रीज़ है, जितनी भी नाम की कंट्रीज़ है या नियो की कंट्रीज़ है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह को उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाहरी कंट्रोल थी तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया था। जैसे इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज को जो है ना अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया जितनी भी LDC कंट्रीज़ है उस LDC कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज पर उसका अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन कहा गया LDCs कंट्रीज़ को वेस्टर्न मार्केट में, यूरोप और अमेरिका के मार्केट तक पहुंच होनी चाहिए कि ये लोग अपने जो है प्रोडक्ट्स को वहाँ पर जो है वो बेच सके और प्रॉफिट कमा सके। तीसरा रिकमेंडेशन था LDCs कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो सस्ते टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाए कि वो अपने यहाँ तरक्की वगैरह सब जो है कर सके, उस टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठा करके डेवलपमेंट और जो है बाकी प्रोग्रेस वगैरह कर सके, ठीक है। ये सब रिकमेंडेशन था। और ये भी कहा गया कि LDCs कंट्रीज़ 3 रिकमेंडेशन हो गया। चौथा रिकमेंडेशन था LDCs कंट्रीज़ को जो है ये सब डिस्पैरिटीज़ जितनी भी है उन सब डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने की जो है वो अपनी कोशिश करे, और इन सब चीज़ों में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको वर्ल्ड बैंक और IMF कहा गया, वर्ल्ड बैंक और IMF ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी इन LDCs कंट्रीज़ को फ्री में या लोन कम से कम कम से कम इंटरेस्ट पर लोन वगैरह देगी कि ये अपने यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, और भी रोड या बिजली और भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब जो है ये अपना क्रिएट कर सके। ये 4 रिकमेंडेशन था। तो ये नियो जो है ये रिकमेंडेशन जो है किया था, ठीक है। सॉरी, नियो के लिए ये अंकटैड का रिकमेंडेशन था या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या कह सकते हैं UNO का रिकमेंडेशन था। इसके बाद हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया एंड कोल्ड वॉर क्या था, ठीक है, कि इस टॉपिक में देखना है कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का क्या रवैया था, कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया की क्या पॉलिसी। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिया और बाकी ये 5 कंट्रीज इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया, ये क्या बनाती है? ये बनाती है नाम की फॉर्मेशन करती है और एक मूवमेंट शुरू करती है कि हम सब जो है ना ही USA के साथ है ना ही USSR के साथ है, हम आज़ाद रहेंगे, ठीक है। और अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी नाम के तौर पर बनाती है, अपनी खुद की जो है फॉरेन रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। इस दौरान क्रिटिसिज्म वगैरह ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म को भी जवाब देती है। बहुत बार नाम से इंडिया को हेल्प हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाम से इंडिया को क्या हेल्प हुआ। तो नाम से इंडिया को हेल्प हुआ कि नाम जो है कोल्ड वॉर के दौरान इन दोनों अलायंसेस से बच करके रहा, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बनाया और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में, ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट में ये अपना जो है वो एक्टिवली रोल प्ले किया और जो है इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीजन लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है नाम पर इस तरीके से या इंडिया पर, ठीक है, कि नाम आज के डेट में कितना रेलिवेंट है, ठीक है, मतलब आज नाम जो है आज के डेट में कितना कारगर साबित है। तो इसको हम बताएंगे कि नाम जो वो कोल्ड वॉर के दौरान नाम ज़रूर बनाई गई थी कि ना ही हम इसके साथ हैं ना ही हम इसके साथ हैं, मतलब ना ही हम USA के साथ हैं ना ही हम USSR के साथ हैं, हम खुद आज़ाद रहेंगे। लेकिन नाम के ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव हम लोग ये भी देखे थे, नाम की कंट्रीज़ ने ये भी चीज़ जो है ना एक मकसद बनाया था कि हमारे यहाँ गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी, इनइक्वालिटीज़ जितनी भी, हम इन सब चीज़ों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के डेट में भी इन सब कंट्रीज़ में या और भी बहुत सारी कंट्रीज जो अभी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ नाम को ज्वाइन किया हुआ, अभी भी नाम की समिट वगैरह होती है, तो
अभी भी नैम जो गरीबी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज़, इन सब चीज़ों पर जो है वो काम कर रही है, जो कि एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा है गरीबी, इलिटरेसी। तो नैम का रेलिवेंस आज भी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए वो आवाज़ उठाती है और इन सब डिस्पैरिटीज़ को आज भी कम करने की कोशिश की जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाता है कि नैम कितना रेलिवेंट है, ठीक है। तो यही नैम की रेलिवेंसी है। भले कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी, लेकिन उनका जो एक मकसद था कि हम अपने यहाँ गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी और भी जितनी भी कमी और खामी है उन सब कमी को दूर करेंगे। तो नैम अभी भी एक्टिवली इन सब चीज़ों पर काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक हमारा सम ट्रीटीज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे ट्रीटीज़ भी जो है साइन किए गए थे। तो ट्रीटीज़ कौन किसके बीच? तो ज़्यादातर ट्रीटीज़ यूएस और यूएसएसआर के बीच साइन की गई थी। यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के दौरान जो रेस ऑफ आर्मामेंट था, उस दौरान बहुत सारे वेपन्स वगैरह इन दोनों ने इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद दोनों को ये रियलाइज़ होता है, ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, आने वाले दिनों में पूरी ह्यूमैनिटीज़ को इससे खतरा है। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें, अपने वेपन्स को हम लिमिट करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी वजह से जो है ना, ये एक जो है ट्रीटी एलटीबीटी जिसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बेड ट्रीटी, मतलब ये ट्रीटी साइन की गई कि अब से कोई भी कंट्रीज एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगा। जो कंट्रीज एलटीबीटी इस ट्रीटी को साइन कर रही थी वो मतलब इस रूल को मानेगी, ठीक है। इस तरीके से एनपीटी, ठीक है, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। तो इस 1968 में साइन की गई थी। और जो 5 परमानेंट मेंबर थे यूएनएससी के उस ज़माने में, ठीक है, जैसे अमेरिका है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन इन सब ने एक ट्रीटीज़ बाकी कंट्रीज से साइन करवाया कि अब कोई भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं टेस्ट करेगा या न्यूक्लियर वेपन्स वो नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये 1968 में एनपीटी जो है साइन हुई थी। सॉल्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 1 और 2, ठीक है। तो ये यूएस और यूएसएसआर के बीच कि हम लोग अपने जो है आर्म्स को लिमिट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक कि हम लोग अपने पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डीन्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, या न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 और 2, इसमें जो है ये टॉक था और ये ट्रीटी थी, ठीक है। तो ये सब जो है ट्रीटीज और टॉक हुई थी। आपको फुल फॉर्म याद रखना है सबका, एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 1 and 2, सॉल्ट स्टार्ट 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 and 2, ये सब ट्रीटी साइन की गई थी। एक दो टॉपिक और एकदम छोटा छोटा सा है जो बॉक्स में कहीं पर दिया हुआ है कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या था। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करता था हैरी ट्रूमैन। हम बताए थे कि दोनों के बीच जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो है वो कंपटीशन था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेकर के आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट एक जो है ना डॉक्ट्राइन देता है, एक जो है अपनी जो है स्टेटमेंट देता है, जिस स्टेटमेंट में वो बताने की कोशिश करता है कि हम कम्युनिज्म या सोशलिज्म, जो कि यूएसएसआर का इकोनॉमिक मॉडल हुआ करता था, यूएसएसआर का आइडियोलॉजी हुआ करता था, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, उसको यूरोप में कैसे जो है वो फैलने से रोकें, ठीक है। इसी को ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहा गया। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना कम्युनिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी बताया था कि कैसे हम यूरोप में, ठीक, कम्युनिज्म या सोशलिज्म को स्प्रेड होने से रोकें। एक और है मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका जो है वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को या यूरोप की कंट्रीज़ को पैसे से मदद करता है यूरोप की कंट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए। इसी जो है फाइनेंशियल एड को, फाइनेंशियल हेल्प को मार्शल प्लान कहा जाता है। हमारा ये जो रिवीजन का टॉपिक है, ये जो रिवीजन वीडियो है, यहीं पर ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम उस पर जो है वो डिस्कस करेंगे, बताएंगे विद आंसर जो बोर्ड वगैरह में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों पर। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।